साथियों, भारतीय रेलवे का जिक्र चले, कोंकण रेलवे की विशेषताओं का बखान हो और भारत में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा चलाई गई मेट्रोस की बात हो और एक शख्सियत का नाम सामने ना है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक समझे। मैं आज बात करना चाहता हूँ श्री ई श्रीधरन की। श्रीधरन का जन्म पलक्कड़ जिले में 12 जून 1932 को, जो केरल राज्य में है, वहाँ पर हुआ। इनका परिवार एक बहुत बड़ा परिवार था, जिनमें इनके 6 और भाई और 2 बहनें थीं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक पाठशाला से हुई, जिसमें इन्होंने प्राइमरी तक अपनी पढ़ाई करने के बाद हाई स्कूल की पढ़ाई कोझिकोड, जो एक पास में शहर था, वहाँ से एक बीई मिशन स्कूल से की। इसके बाद जब इनके अंक वहाँ काफ़ी अच्छे आए तो इन्होंने मैथ्स और फिजिक्स लेकर विक्टोरिया कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, क्योंकि उन दिनों इंटरमीडिएट कॉलेज हुआ करते थे। यहाँ से अच्छी तरह से अपने मार्क्स जब इनके इंटरमीडिएट में आए तो इन्होंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया और काकानाडा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आंध्र प्रदेश में है और आजकल इसे जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसमें इन्होंने एडमिशन लिया। इस कॉलेज का स्टैंडर्ड उन दिनों आज की आईआईटीज़ के समान था। इन्होंने 1949 में वहाँ सिविल इंजीनियरिंग की बीटेक में एडमिशन लिया और 1953 में उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री समाप्त की। साथियों, मैं आपको ये बता दूं, इनकी फर्स्ट पोजीशन आई और एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी इनका एक बहुत अच्छा रैंक आया था। जैसे इन्होंने वहाँ से अपनी सिविल की इंजीनियरिंग की डिग्री समाप्त की, इनके बड़े भाई, जो स्वयं एक इंजीनियर थे और इनसे आयु में 20 वर्ष बड़े थे, उन्होंने इन्हें सलाह दी कि तुम सबसे पहले अध्यापन का कार्य करो और वहीं रहकर आईईएस की तैयारी करो। इन्हें ये सुझाव अच्छा लगा और तभी ये कोझिकोड पॉलिटेक्निक में लेक्चरर की पोस्ट पर काम करने लगे। अभी वहाँ इन्होंने 6 महीने के करीब काम किया। वहाँ की लाइब्रेरी का इन्होंने भरपूर लाभ उठाया, क्योंकि वहाँ हर प्रकार की किताब अवेलेबल थी। इस प्रकार आईएएस की तैयारी लगभग ये वहाँ समाप्त कर चुके थे। लेकिन इन्हीं दिनों बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट से इनको एक बुलावा आया, वहाँ पर इनका सिलेक्शन हुआ। ये बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट जाना चाहते थे, क्योंकि इनका शौक़ था कि फील्ड में रहकर विभिन्न प्रकार के कार्य को सीखना। ये बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में मैराइन इंजीनियरिंग को भी सीखना चाहते थे। जब ये बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में गए तो इन्होंने देखा यहाँ मैराइन इंजीनियरिंग एक अलग ही प्रकार की दुनिया है। इन्होंने वहाँ पर काम करना शुरू किया और एज ए असिस्टेंट इंजीनियर वहाँ पर ये काम करते रहे और बीच में आईएएस की परीक्षा को भी देकर आए और उसके बाद फिर से पूरी मेहनत और लगन से ये वहाँ काम करने लगे। इस प्रकार कुछ महीने बीते थे कि एक दिन इनका दोस्त, जिस मकान में ये किराए पर रहते थे, वहाँ आया और उसने इन्हें बताया कि आईईएस के परिणाम घोषित हो चुके हैं और तुम्हारा पूरे भारतवर्ष में 7th रैंक आया है। ये सुनकर ई श्रीधरन को बड़ी खुशी हुई और इन्होंने तुरंत अपने बड़े भाई को बताया, जिन्होंने सारे परिवार को जब ये समाचार दिया तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि परिवार में एक आईएएस ऑफिसर और वो भी सबसे छोटा भाई। हालांकि इनके बड़े भाई का कहना है कि श्रीधरन हमारे सभी भाइयों में सबसे प्रतिभाशाली था और ये फुटबॉल का भी एक बहुत अच्छा खिलाड़ी था। उन्होंने ये भी बताया कि ये अपने स्कूल और कॉलेज की फुटबॉल टीम का कप्तान भी रहा है। इस प्रकार 1953 में इन्हें लबासना भेजा गया, मसूरी में, जो एक ट्रेनिंग सेंटर है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए, जहाँ आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और साथ में आईएएस इत्यादि की भी ट्रेनिंग होती है। एडमिनिस्ट्रेशन के गुण सिखाए जाते हैं। 1 वर्ष का करीब इनकी वहाँ ट्रेनिंग चली और 1954 में इन्हें साउदर्न रेलवे में एक असिस्टेंट इंजीनियर के प्रोबेशनर के रूप में पोस्टिंग दी गई। ये
जब साउदर्न इंडिया में गए तो इन्होंने वहाँ देखा कि जो रेलवे लाइन्स है वो बहुत पुरानी बनी हुई हैं तथा उनकी जो गॉज हैं वो बहुत ही नैरो गेज हैं। नैरो गेज की लाइंस को इन्होंने एक प्रपोज़ल भेजा रेलवेज़ के पास कि इन्हें ब्रॉड गेज और मीटर गेज करना चाहिए। भारतीय रेलवे को ये प्रपोज़ल अच्छा लगा और इन्होंने कई रेलवे लाइंस को साउदर्न इंडिया में ब्रॉड गेज और मीटर गेज में कन्वर्ट किया। इस प्रकार वहाँ पर रेलवेज़ की स्पीड को बढ़ाया तथा रेलवेज़ के नेटवर्क को इन्होंने बढ़ाया। साथियों, 1964 तक इन्होंने विभिन्न रेलवे लाइंस के साथ काम किया, उनकी ब्रॉडनिंग का काम किया, लेकिन 1964 में इन्हें रामेश्वरम और तमिलनाडु मेनलैंड के बीच जो पंबन पुल था उसकी एक चक्रवात के कारण, एक साइक्लोन के कारण, एक एक्सीडेंट के कारण वहाँ के 126 गड्ढर जल में बह गए थे और इस कारण रामेश्वरम का तमिलनाडु से संपर्क टूट गया था। इस संपर्क को भारतीय रेलवे के लिए स्थापित करना बहुत ही जल्दी, बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि रामेश्वरम के लोगों का पूरा जीवन इसी पुल पर आधारित था और इसके अलावा उनकी आजीविका इसी पुल से चलती थी। और वहाँ पर क्योंकि एक बहुत ही मशहूर मंदिर है और भारत के कोने कोने से और इवन विदेशी यात्री जो भारत में आते हैं वो लोग भी रामेश्वरम में इस मंदिर को देखने के लिए जाते हैं, तो इस लाइन का पुनर्निर्माण अति आवश्यक था और जल्दी से जल्दी इसका निर्माण आवश्यक था। जब इन्हें पंबन पुल में भेजा गया उसकी मरम्मत के लिए, तो भारतीय रेल ने इसको पूरा करने के लिए इन्हें 6 महीने का समय दिया था। इनके बॉस को ये 6 महीने का समय दिया, मगर इनके बॉस ने अपने इंचार्ज जो ई श्रीधरन थे उन्हें मात्र 3 महीने का समय दिया। और हालांकि ई श्रीधरन के अपने अनुसार मैंने निश्चय किया था मुझे इससे भी कम समय में इस पुल को पूरा करना है। जब ये उस पुल का निरीक्षण करने के लिए पंबन पुल पर पहुँचे तो इन्होंने देखा पूरे 126 गर्डर वहाँ से निकल चुके थे। ये अभी उसके बारे में सोच ही रहे थे, तब इन्हें पता चला कि इन गर्डर्स को मंगाने के लिए या तो हमें गुजरात का रुख करना पड़ेगा या आसाम का, क्योंकि इनका निर्माण उन दिनों केवल गुजरात में या आसाम में ही होता था। अब ये सोच ही रहे थे कि इन दोनों स्थानों पर एक साथ आदेश दे दिया जाए, एक जगह एक साथ ऑर्डर दे दिया जाए, ताकि समय की कुछ बचत हो सके, क्योंकि जब तक गार्डर नहीं आएंगे तब तक पुल के निर्माण की संभावना नहीं हो सकेगी। लेकिन इसी बीच दोपहर तक होते होते कुछ मछुआरे वहाँ पर आए और उन्होंने ये बताया कि अभी हम बोट द्वारा जब रास्ते से आ रहे थे तो हमने रास्ते में देखा स्वच्छ पानी के अंदर वो सभी गर्डर्स अभी टूटे नहीं हैं और शायद वो ऐसे के ऐसे समुद्र की तली में रखे हुए हैं। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो श्रीधर ने इनकी बात को बहुत ध्यान से सुना। मेरा ऐसा मानना है कि शायद यदि कोई और अधिकारी होता, इस लेवल का अधिकारी होता, तो इतने साधारण लोगों की बात उन्हें अनपढ़ समझकर, उन्हें अनभिज्ञ समझकर उनकी बातों को आया गया कर देता। लेकिन श्रीधरन ने इनकी बात को ध्यान से सुना और ये माना कि ये लोग यहाँ के लोकल लोग हैं और इनको यहाँ का समुद्र का काफ़ी ज्ञान होता है। वो उनकी बोट में बैठे और उनके साथ वो जगह दिखाने को कहा जहाँ गड्ढर्स पड़े हुए हैं। जब ये उस स्थान पर पहुँचे तो इन्होंने देखा कि एकदम स्वच्छ नीले पानी में गड्ढर्स को समुद्र की तलहटी में देखा जा सकता था, जो लगभग 50 से 60 मीटर की गहराई में नीचे स्थापित थे। इन्होंने देखा कि मोस्ट प्रोबेबली गड्ढर टूटे नहीं हैं और सभी गड्ढर ठीक ठाक अवस्था में हैं। यदि इन्हें यहाँ से मैं रिकवर कर लूँ तो इनको दोबारा से पेंट करके इन्हें यदि स्थापित कर दें तो वहाँ से मंगाने में जो समय लगेगा इन्हें हम यहाँ से रिकवर करने में उस समय से कम समय में इनको लगाकर इस पुल का रिपेयर कर सकते हैं। ये सोचते हुए इन्होंने शाम को एक क्रेन का डिज़ाइन तैयार किया कि जिस क्रेन के द्वारा यदि कुछ और एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशंस एक सामान्य क्रेन में लगा दी जाती
तो इन्होंने डिपो मैनेजर के पास भेजा, जो स्वयं इनका एक बैचमेट मैकेनिकल इंजीनियर था, और उनको रिक्वेस्ट की कि इस प्रकार की एक क्रेन बनाकर यहाँ भेजो ताकि मुझे कुछ गड्ढर्स या समुद्र तल में दिखाई दे रहे हैं उनको रिकवर किया जा सके। और इनके उस बैचमेट ने, उस इंजीनियर ने, डिपो मैनेजर ने तुरंत उसी प्रकार की क्रेन को 2 दिन के अंदर इनकी साइट पर भेजा। और एक और इन्होंने अच्छा समझदारी का काम किया। इन्होंने देखा कि इन भारी वस्तुओं को उठाने के लिए, अधिक बोझ उठाने के लिए एक विशेष प्रकार की लेबर यहाँ तमिलनाडु में होती है। इन्होंने उन्हीं का 20 से 30 लोगों का दल वहाँ बुलाया और उनको इस काम के लिए लगाया। इन लोगों ने प्रारंभ में तो इस क्रेन की सहायता से इन गर्डर्स को, एक गर्डर को लगाने में 2 से 3 दिन लगाए, लेकिन जैसे जैसे ये ले पकड़ते गए इन्होंने एक दिन में 3 से 4 और बाद में 4 से 5 गर्डर्स को स्थापित करना प्रारंभ किया। इस प्रकार ये आगे आगे वो गर्डर रखते गए और पीछे पीछे श्रीधरन अपने इंजीनियर्स और लेबर्स की सहायता से रेलवे लाइन को बिछाते चले गए। 46वें दिन जब आखिरी गर्डर इस पुल पर लगाया जा रहा था, तब वहाँ संसद में रेलवे मंत्री S.K. पाटिल से सवाल पूछा जा रहा था कि पंबन पुल का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा, उसका रिपेयर कब तक पूरा हो जाएगा। और वे अपने अंदाजे से ये कह रहे थे कि शायद अभी इसमें 1 महीना और लगेगा। लेकिन अगले दिन जब समाचार पत्र में ये प्रकाशित हुआ कि पंबन पुल के रिपेयर का काम पूरा हो चुका है और कल से इस पर ट्रेन दौड़ने लगेगी, तो S.K. पाटिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो सीधे दौड़े दौड़े रामेश्वरम पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर ई श्रीधरन को बुलाया और उन्हें सम्मानित किया। एक फंक्शन रखा गया, इसमें 1000 रुपये का इनाम और एक सर्टिफिकेट इन्हें दिया गया। उस वक्त 1000 रुपये आज के 1 लाख रुपए के तकरीबन होते थे। और इस सम्मान के बाद जब ये पूरा समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ तो ई श्रीधरन को पूरे भारत में, पूरे भारतीय रेलवे में, पूरे साउदर्न रेलवे में सभी लोग जानने लगे। इस प्रकार इन्होंने पंबन पुल पर एक अनोखा, एक अनूठा, एक बड़ा ही क्रिएटिव इंजीनियरिंग का उदाहरण दिया। 1970 में कलकत्ता के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत खस्ता थी। वहाँ पर सड़कों पर जाम की स्थिति रहती थी, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा गाड़ियों के कारण हो रहा था और लोगों को बहुत असुविधा हो रही थी। ऐसे में सरकार ने सोचा कि कोई रेल बेस्ड वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप करते हैं और तब मेट्रो के निर्माण पर जोर दिया गया। और ऐसे में वहाँ पर श्री B.C. गांगुली को MD बनाकर भेजा गया, जो एक काफ़ी सीनियर और एक बहुत ही विख्यात इंजीनियर थे। श्री B.C. गांगुली ने ई श्रीधरन को, जिन पर वो पूर्ण विश्वास करते थे, इन्हें एज ए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाकर वहाँ पर बुलाया और पूरी प्लानिंग, डिज़ाइन और मेंटेनेंस का काम ई श्रीधरन के कंधों पर डाला। और उन्होंने कहा कि पूरी कलकत्ता की मेट्रो का निर्माण अब तुम्हें करना है, तुम्हें इसे इतने अच्छे ढंग से करना है कि पूरी दुनिया इसे देखकर दंग रह जाए। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इसमें मेरी ओर से तुम्हें पूरी छूट रहेगी और तुम्हें जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो उसके लिए तुम मुझे बताना, मैं हर संभव प्रयास करूँगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि कलकत्ता मेट्रो देश की सबसे पहली मेट्रो थी और इससे पहले पूरे देश में कहीं भी मेट्रो का निर्माण अभी तक नहीं हुआ था। इस प्रकार जब पहली मेट्रो कहीं बनती है तो उसकी तरफ पूरे देश की निगाहें होती हैं और ऐसे कार्य के लिए एक ई श्रीधरन जैसे काफ़ी यंग इंजीनियर कंपेरेटिवली को जब इसके इंचार्ज बनाया गया तो सबकी निगाह ई श्रीधरन पर थी। ई श्रीधरन ने भी सोचा कि मेट्रो की नॉलेज अभी उन्हें भी नहीं थी, क्योंकि सबसे पहला काम वो मेट्रो का कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने केवल रेलवेज का ही साथ काम किया था। तब उन्होंने कई जो देश में विख्यात इंजीनियर थे, सुविख्यात इंजीनियर थे, जो काफ़ी जाने माने इंजीनियर थे, उनसे मेट्रोज़ के बारे में सलाह की। और जब उन्होंने पाया कि भारत में किसी भी इंजीनियर के पास, किसी भी टेक्नीशियन के पास, किसी भी टेक्नोक्रेट के पास मेट्रोज़ की जानकारी बहुत अधिक नहीं है, तब उन्होंने देखा
कि रशियन मेट्रो, जापानीज मेट्रो, साउथ कोरिया मेट्रो और यूरोपियन मेट्रोज के मॉडल को स्टडी किया जाए। और इन्होंने सभी मॉडल्स को अपने जितने भी रेलवेज़ की लाइब्रेरी में सूत्र अवेलेबल थे, जो सोर्सेज अवेलेबल थे, उनके द्वारा इन्होंने उनको स्टडी करना प्रारंभ किया। लेकिन इन्होंने देखा कि इन सोर्सेज से जिस प्रकार का डिज़ाइन ये बनाना चाहते थे, जितनी जानकारी ये लेना चाहते थे, जो ये सोच रहे थे कि इनसे ये सब जानकारियाँ प्राप्त करने के बाद मैं एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ का बनाऊँगा, उसको पूरा करने में अभी इन्हें लग रहा था कि मैं सक्षम नहीं हो पाऊँगा। ऐसे में एक बड़ा ही शुभ समाचार इनके लिए आया कि जापान की मेट्रो रेल ने भारत के पास जापान सरकार के थ्रू एक इनविटेशन भेजा, जो एक विश्वव्यापी सेमिनार अपने यहाँ मेट्रो रेलवेज की टेक्नोलॉजी, उसके डिज़ाइन और उसकी आने वाली उसमें प्रॉब्लम्स के बारे में करने जा रहे थे। जब भारतीय रेलवे, भारत सरकार ने ये इनविटेशन देखा तो उन्होंने बहुत ही सीनियर इंजीनियर, जिनका नाम इंजीनियर रॉय था, उन्हें इसको जाने के लिए एक लेटर दिया। जब उनके पास ये लेटर आया, पत्र में भारत सरकार, रेलवे सरकार को ये लिखा कि क्योंकि मेरे रिटायरमेंट में मात्र 2 वर्ष शेष हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे में किसी ऐसे यंग और काबिल इंजीनियर को भेजा जाए, क्योंकि आज हमारे देश में अनेक यंग और काबिल इंजीनियर हैं जो यदि वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आएंगे तो वो काफ़ी वर्षों तक देश की सेवा कर सकेंगे। और ऐसे में साथ साथ उन्होंने ई श्रीधरन का नाम रेकमेंड भी किया, जो कलकत्ता मेट्रो प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे थे। भारतीय रेलवे ने 1 हफ्ते के सेमिनार के लिए ई श्रीधरन को फाइनल किया और ई श्रीधरन को उन्होंने जापान भेजा। जापान में टोक्यो में ये सेमिनार आयोजित हो रहा था। ई श्रीधरन वहाँ पहुँचे, इन्होंने देखा। जब इन्होंने वहाँ पर मेट्रो की टेक्नोलॉजी के बारे में सुना तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इन्होंने देखा जिस लेवल पे, जिस धरातल पे हम भारत में मेट्रोज़ की बात करते हैं, जो मेट्रो के बारे में सोचते हैं, उससे ये पूरी दुनिया कहीं बहुत आगे निकल चुका है। तब इन्होंने ये निश्चय किया कि कुछ भी हो, मैं यहाँ से पूरी मेट्रो की टेक्नोलॉजी, पूरी प्रणाली, पूरी डिज़ाइन, पूरी कार्य प्रणाली को लेकर ये भारत लौटूंगा। 7 दिनों में जितना भी हो सकता था, इन्होंने पूरे ध्यान से हर चीज़ को सुना, सभी चीज़ों के रिकॉर्ड्स को प्राप्त करने की वहाँ से कोशिश की। लेकिन 7 दिन के बाद भी इन्हें लगा कि यदि इस डिज़ाइन को मैं प्रैक्टिकली भी देख सकूं, उन इंजीनियर से मिल सकूं, उन टेक्नोक्रेट से मिल सकूं, उन आर्किटेक्ट से मिल सकूं जिन्होंने इन डिज़ाइंस को बनाया है, तो ये सोने पे सुहागा होगा। और ऐसे में इन्होंने भारतीय रेलवे को एक फैक्स किया, एक टेलीग्राम किया और उसमें इन्होंने 4 दिन की मोहलत मांगी। तब इन्हें जवाब आया कि आप 4 दिन तो वहाँ रुक सकते हो, मगर उसके लिए आपको सरकारी खर्चा नहीं दिया जाएगा, उसके लिए खर्चा आपको अपनी जेब से करना पड़ेगा। लेकिन ई श्रीधरन के अनुसार इनके पास इतना पैसा नहीं था, क्योंकि टोक्यो एक बहुत ही महंगा शहर था और 4 दिन वहाँ रुकने के लिए काफ़ी पैसे की आवश्यकता थी। लेकिन ये निश्चय कर चुके थे कि मुझे किसी भी हालत में यहाँ 4 दिन रुकना है और यहाँ के डिज़ाइन को लेकर ही, यहाँ के कंसल्टेंट से बात करके ही वापस देश में लौटना है। तब इन्होंने अपने एक रिलेटिव को, जो यूएसए में काफ़ी बड़ी पोजीशन में थे, उन्हें लिखा और उनसे तुरंत सहायता मांगी। एमबेसी से उन्होंने उनसे बात की। फ़ोन पे जब उनसे बात हुई तो तुरंत उन्होंने बैंक में इनको पैसा मुहैया कराया। जापानीज़ बैंक में उन्होंने यूएसए में पैसा जमा कराया और इन्हें यहाँ जापानी बैंक से पैसा मिल गया। और 4 दिन इन्होंने डिज़ाइन सेंटर में टोक्यो के रहकर उन इंजीनियर्स के साथ, उन आर्किटेक्ट्स के साथ, उन टेक्नोक्रेट्स के साथ काम सीखा और उसके बाद ये वहाँ से डिज़ाइंस को लेकर अपने बैग में भरकर वापस 4 दिन के बाद भारत लौटे। और अब ये इतने कॉन्फिडेंट थे और इनके अनुसार यदि ये 4 दिन मैं और वहाँ ना ठहरता तो शायद भारत में बनने वाले जितने भी तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मेट्रो, जिसकी आज चारों ओर तारीफ़ की जाती है, जिसके पूरे विश्व में डंका बजता है, शायद वो संभव नहीं हो पाता। वापस आने के बाद इन्होंने बहुत ही कम समय में पूरे कलकत्ता के लिए मेट्रो का डिज़ाइन तैयार किया और उस डिज़ाइन को तैयार कर प्लानिंग को इन्होंने अपने बॉस के पास सबमिट करा दिया। तुरंत इसका काम वहाँ प्रारंभ कर दिया गया।
लेकिन वहाँ कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये काम थोड़ा डिले हुआ और पहला फेज इसका 1981 में जाकर पूरा हुआ, लेकिन 1975 में ही इनका वहाँ से किसी प्रतिरोध के कारण ट्रांसफ़र कर दिया गया। 1975 में जब इनका ट्रांसफ़र हुआ तो ये वापस साउदर्न रेलवे के साथ जुड़ गए और साउदर्न रेलवे के साथ जुड़कर ये वापस कोचीन आ गए। लेकिन 2 वर्ष के बाद इन्हें वापस कलकत्ता रेलवेज़ के पास भेज दिया गया, जहाँ पर इनके बॉस ने इन्हें दोबारा से मेट्रो के साथ जुड़ने के लिए बुलाया और ये दोबारा से कलकत्ता मेट्रो के साथ जुड़े। श्रीधरन दोबारा से कलकत्ता मेट्रो में वापस आए। इनके बॉस गांगुली साहब ने इन्हें बताया कि कोचीन शिपिंग यार्ड में एक पोस्ट एमडी की निकली हुई है और मेरे हिसाब से तुम एक बहुत ही सूटेबल कैंडिडेट हो, तुम्हें आप अप्लाई करना चाहिए। इनकी कोई इच्छा नहीं थी, परंतु उसके बावजूद भी इनके सर ने इनकी एप्लीकेशन वहाँ पर डाली और इन्हें बताया कि क्योंकि तुम्हें मैरीन इंजीनियरिंग का भी बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में रहकर एक्सपीरियंस है और रेलवे की तमाम मैनेजमेंट का भी एक्सपीरियंस है। सारे स्टाफ को ये पक्का निश्चित था कि यदि ई श्रीधरन वहाँ इंटरव्यू देने के लिए गए तो सिलेक्शन केवल इन्हीं का होगा और हुआ भी यही। जिस दिन इनका इंटरव्यू हुआ उस दिन तमाम कैंडिडेट्स आए हुए थे, लेकिन फाइनली सिलेक्शन ई श्रीधरन का हुआ और उन्हें बताया गया कि जिस एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट पर आप रेलवेज़ में काम कर रहे हो उससे एक ग्रेड और आपको बढ़कर यहाँ पर ग्रेड दिया जाएगा और आपकी पोस्ट होगी मैनेजिंग डायरेक्टर। जब ये कोचीन शिपिंग यार्ड में पहुँचे तो आपको ये बता दूं कि वहाँ पर प्रोडक्टिविटी के दौर से यहाँ पर एक जहाज़ का निर्माण चल रहा था और भारत में ये पहला भारत के द्वारा निर्मित जहाज़ था, जो समुद्री जहाज़ था, जो जलपोत था और इस जलपोत को कोचीन शिपिंग यार्ड द्वारा बनाया जा रहा था। ये बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट था भारत सरकार का, जहाज रानी मंत्रालय का, डिफेंस मिनिस्ट्री का। इस प्रकार जब इन्होंने वहाँ ज्वाइन किया तो वहाँ के पूरे माहौल को सबसे पहले इन्होंने स्टडी किया। इन्होंने पाया कि यहाँ का जो स्टाफ है वो काफ़ी इनडिसिप्लिन्ड है, जबकि ई श्रीधरन सबसे पहले डिसिप्लिन और मोरलिटी और ऑनेस्टी के सबसे ज़्यादा कदरदान थे और ये उसके बिना काम कर नहीं सकते थे और इनको ऐसे माहौल में काम करने में अनेक मुश्किलें आती थी। इन्होंने इसलिए अगले ही दिन एक नोटिस जारी किया और पूरे स्टाफ को ये कहा कि जो भी व्यक्ति लेट आएगा या जल्दी जाएगा उसके आधे दिन का अवकाश काट दिया जाएगा। जब ये सब आदेश पारित किया गया तो वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स मिडिल लेवल के थे उन्होंने तो समय पर आना प्रारंभ कर दिया और वो इस बात को समझ गए क्योंकि वो पढ़ा लिखा तबका था, लेकिन जो लोअर कर्मचारी वर्ग का तबका था उनकी एक अपनी यूनियन होती है, वो संख्या में बहुत अधिक होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे शरारती तत्व अभी भी लेट आना उन्होंने जारी रखा और एक दिन जब ऐसे 4 कर्मचारी लेट आए तो उन्होंने अपने सुपरवाइजर से झगड़ा किया और उनके साथ मैन हैंडलिंग तक कर डाली। जब ये घटना श्रीधरन के पास पहुंची तो उन्हें तुरंत प्रभाव से इन चारों को निलंबित कर दिया, इनको सस्पेंड कर दिया। जब इनको सस्पेंड किया तो यूनियन के लोग ई श्रीधरन से बात करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी और ऐसे में सारी यूनियन ने इस शिपिंग यार्ड के बाहर गेट पर धरना दे दिया और अंदर किसी भी लेबर को, किसी भी कर्मचारी को आने से रोकने लगे। अब स्थिति पहले से असामान्य हो चुकी थी, पूरे शिपिंग यार्ड में हड़ताल हो चुकी थी, काम ठप हो चुका था, काम बंद हो चुका था। लेकिन श्रीधरन ने यह निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए इन लोगों को दोबारा से रिवोक नहीं करना है, इन लोगों को दोबारा से यहाँ सस्पेंशन इनका बहाल नहीं करना है, क्योंकि यदि इनके इस बार ऐसा कर दिया तो अगली बार कोई और इस प्रकार की हरकत करेगा और यदि इस प्रकार की हरकतें यहाँ जारी रही तो डिसिप्लिन का भी मेंटेन नहीं हो सकता और इसका कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता और इस जहाज का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। तब
कुछ दिनों के बाद जब ये स्थिति बनी रही तो केरल के चीफ मिनिस्टर जो श्री न्यानार थे, उन्होंने श्रीधरन और यूनियन के लोगों को बुलाया और सुबह से ये मीटिंग इनकी प्रारंभ हुई थी जिसमें कोई फैसला लेना था। लेकिन अगला सवेरा हो गया, किसी प्रकार का कोई फैसला जब नहीं आया, ईश्वर ने साफ मना कर दिया कि मैं किसी भी शर्त पर इन लोगों को वापस बहाल नहीं करूंगा। तब मुख्यमंत्री ने इनसे रिक्वेस्ट की और कहा कि यदि ये लोग लिखित में दें कि आगे से इस प्रकार की कोई हरकत कोई भी कर्मचारी यदि करता है तो आप उसे केवल सस्पेंड नहीं, उसे सीधा टर्मिनेट कर सकते हैं। तब ईश्वर ने इनकी बात को माना, मुख्यमंत्री का सम्मान किया और उन्होंने ये लिखित में यूनियन से लिया और इन्होंने पाया कि उस दिन के बाद पूरे कोचिन शिपिंग यार्ड का माहौल बदल गया। वहाँ के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी बहुत ही मेहनत से, बहुत ही तरीके से, बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही डिसिप्लिन से काम करने लगे और जिसका नतीजा ये हुआ कि 1979 से 1981 आते आते इस जहाज का निर्माण पूरा हुआ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो वहाँ की एक परंपरा थी कि इस जहाज को शिपिंग यार्ड से बाहर निकालने के लिए किसी भी महिला को नियुक्त किया जाता था और ऐसे में सारी यूनियन के वही लोग जो पहले ई श्रीधरन के खिलाफ थे, अब वो आए और उन्होंने कहा कि मिसेस ई श्रीधरन इस जहाज को बाहर निकाल कर लाएंगी शिपिंग यार्ड से और वही इसका उद्घाटन करेंगी। इनके कहने पर इन्होंने उनका सम्मान किया और मिसेस श्रीधरन ने जहाज को शिपिंग यार्ड से बाहर निकाला और उन्होंने उसका उद्घाटन किया। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि ये पहला भारत के द्वारा बनाया गया एक इंडिजीनियस पूरी टेक्नोलॉजी द्वारा, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया एक जलपोत था, एक समुद्री जहाज था। इससे उत्साहित होकर जल मंत्रालय ने, जहाजरानी मंत्रालय ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 3 और ऐसे जहाज बनाने का इनको न्योता दिया और ऐसे में ई श्रीधरन ने देखा कि जहाज को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी जहाज में होती है वो उसमें लगाने वाला इंजन होता है। इन्होंने पता किया अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा, अपनी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को भेजकर ये पता लगवाया कि और कौन सी कंपनी पूरी दुनिया में इस प्रकार का जहाज का इंजन बनाती है। तो पता चला कि जर्मन की मान कंपनी के अलावा एक पोलिश कंपनी है, एक पोलैंड की कंपनी है जो इस प्रकार का इंजन बनाती है। भारतीय जहाज़ों में इससे पहले हमेशा से जर्मन मान नाम के इंजन ही लगते रहे हैं, लेकिन इन्होंने दोनों के स्पेसिफिकेशन को कंपेयर किया, दोनों की एक एक डिटेल को लिया, बारीकी से जांच की और इन्होंने पाया कि जर्मन इंजन का जो प्राइस है वो 10 गुना ज़्यादा है पोलिश इंजन। हालांकि दोनों के मेक में, दोनों के डिज़ाइन में, दोनों की क्षमता में कोई अंतर नहीं है। जब इन्होंने पूरा स्पेसिफिकेशन लिखकर मंत्रालय के पास भेजा तो वहाँ के अधिकारियों ने इसकी सराहना तो की, मगर अंत में उन्होंने नीचे अपने रिमार्क्स में ये साफ लिख दिया कि हालांकि ये ठीक है मगर हम फिर भी जर्मन इंजन्स को ही रिलायबल मानते हैं और हम जर्मन इंजन्स की ही खरीद करेंगे। लेकिन तब तक मीडिया को इसकी भनक लग चुकी थी और अगले दिन ये समाचार पत्रों में पब्लिश हो गया कि सस्ता पोलिश इंजन होने के बाद भी, जर्मन इंजीनियर के बराबर कार्य क्षमता होने के बाद भी जहाजरानी मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये सब मिलकर इसी जर्मन इंजन को खरीदना चाहते हैं जो 10 गुना जिसकी कीमत अधिक है। और ये सब सुनने के कारण, ये सब समाचार पत्रों में पढ़ने के कारण जहाजरानी मंत्रालय को धक्का लगा और अब उन्हें मजबूरीवश पोलिश इंजन खरीदना पड़ा। और लेकिन जो सबसे बड़ी उनके दिमाग में एक अब बात बैठ गई कि ये सब इसी धन के कारण हुआ है। हमारे मना करने के बाद भी उसने इसकी कंपैरेटिव स्टडी भेजी और शायद उसी ने इस घटना को मीडिया तक पहुंचाया होगा। ये सोचकर ये उनकी आंखों में खटकने लगे। हालांकि इनको प्रारंभ में यहाँ 5 वर्षों का काल दिया गया था, प्रारंभिक 5 वर्षों तक इन्हें अपॉइंटमेंट दिया गया था, लेकिन अब 1979 से 1982 आया था और इनकी आंखों में खटकने लगे और उन्होंने एक दिन इनको पत्र भेजा कि आपकी सेवाएं तत्कालीन प्रभाव से समाप्त की जाती हैं। अब क्योंकि ई श्रीधरन भी इन लोगों से क्षुब्ध हो चुके थे, वो ये जानबूझकर इस प्रकार की हरकतें कर रहे थे, उनको सब कुछ
जो स्थिति थी, जो वस्तु स्थिति थी, उससे अवगत करा दिया गया था कि पोलिश इंजन भी इतने ही क्षमतावान हैं और उनकी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम है। लेकिन बावजूद इसके मंत्रालय ने इनकी बात पर कोई गौर नहीं किया, तो इन्होंने वहाँ से अपना रिज़ाइन किया। और ऐसे समय में इन्होंने देखा कि सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी इनके सपोर्ट में खड़े हो गए और उन्होंने मंत्रालय को चिट्ठी लिखी कि हम ई श्रीधरन को यहाँ से एज एमडी की पोस्ट पर नहीं जाने देंगे और ये एज एमडी यहाँ पर रिटेन होने चाहिए। परंतु ई श्रीधरन ने इन सब से निवेदन किया कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है और ये फिर इस प्रकार वहाँ से विदा हुए। सबकी आंखों में आंसू थे जब ये कोचीन शिपिंग यार्ड से गए। दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ई श्रीधरन की ईमानदारी और मोरालिटी की जो छाप इन्होंने वहाँ कोचीन शिपिंग यार्ड में छोड़ी, वो न केवल एक भारतीय जहाज़ को बनाने की केवल जो ईमानदारी की छाप थी कि जो इन्होंने पोलिश इंजन खरीदे, वो आज भी जहाज़ों के लिए पोलिश इंजन ही खरीदे जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। मंत्रालय के लाख चाहने के पर उन जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी थे जो जर्मन कंपनी से शायद किसी प्रकार का कोई लाभ लेते होंगे, उन्होंने लाख चाहने के बाद भी वो पोलिश इंजन कोई खरीद को नहीं रोक पाए।